दोस्तों आज की कहानी में हम एक ऐसे लैपटॉप को देखने वाले हैं जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल सी लैपटॉप ही लगती थी, लेकिन इसके पीछे बहुत ही गहरे राज छुपे हुए थे। साथ ही शॉप पे आने वाले लोग भी नॉर्मल नहीं होते, वो लोग बड़े ही अजीब थे और उन सब की अपनी एक अलग ही कहानी थी, मगर सभी किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे। तो आज की स्टोरी बहुत ही मिस्टीरियस और डरावनी होने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो कहानी आपको समझ नहीं आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हम ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक लैट शॉप के दरवाजे तक जाती है। चारों ओर बस अंधेरा ही था, लेकिन उस लैट शॉप पे ही तेज रोशनी थी। थोड़ी देर रुक कर वो अंदर देखती है और फिर अंधेरी गली की ओर आगे बढ़ जाती है। वो दिखने में ही भूत की तरह लग रही थी। इसके बाद हम बस में बैठे मिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सबोल नाम के एक स्टॉपेज पे उतरता है। उसके साथ 3 और लोग उसी बस स्टॉप पे उतरते हैं। वहां उतरते ही मिन की नजर ली पे पड़ती है जो बस स्टॉप के बेंच पे मुंह लटकाए हुए बैठी थी। उसका चेहरा भी हेयर से ढका हुआ था। मिन उसे नोटिस तो करता है मगर कुछ नहीं बोलता और वो अपने घर की ओर पैदल ही निकल पड़ता है। अगली रात फिर से मिन की नजर बस स्टॉप के बेंच पे बैठी ली पे पड़ती है, पर आज उसके पास एक बड़ी सी ट्रॉली बैग थी और वो अपने फिंगर से टक टक की आवाज कर रही थी, जो कि काफी ही अजीब बात थी। मगर आज भी मिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने घर चला जाता है। अगली रात फिर से जब मिन अपने ऑफिस से आता है तो वो ली को उसी बेंच पे बैठी हुई देखता है। आज मिन खुद को नहीं रोक पाता और ली से पूछ ही लेता है कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या करती हो। ली कहती है इंतजार। मिन जवाब देता है पर मैं जिस बस से यहाँ आता हूँ वो इस लाइन की आखिरी बस होती है। तुम्हें इंतजार करने के बजाय किसी पर्सनल टैक्सी को कॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे सारी गाड़ियाँ बंद हो जाती है। तब ली झिझकते हुए बताती है कि मेरा फोन खो गया है, जिस पर मिन कहता है अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरा फोन यूज कर सकती हो। मगर जैसे ही वो अपना फोन निकालता है तो देखता है कि उसका फोन का स्क्रीन टूट चुका है, पर फोन काम कर रहा था। वो अपना फोन ली को दे देता है और कहता है अपने नंबर पे कॉल करके देखो, अगर तुम्हारा फोन आसपास में होगा तो मिल जाएगा। मगर ली फोन लेने के बजाय ये कहती है कि तुम मुझे जानते हो क्या? मिन कहता है क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? तब मिन को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा हूँ, शायद मेरे बिहेवियर से उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए वो सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर अगली रात जब मिन ऑफिस से वापस आता है तो तेज बारिश हो रही थी और आज भी ली उसी बेंच पे बैठी हुई थी। मिन अपना छाता खोल कर ली के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ भीग क्यों रही हो? आज भी ली सेम सवाल करती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? जिस पर आज मिन जवाब देता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं कल भी तुमसे यहीं पे मिला था और उससे पहले कई रात मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा है। जिसके बाद तो ली अजीब सी बहकी बहकी बातें करने लगती है। वो पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ बैठे हुए देखा था क्या, इसीलिए तुम मुझे जानते हो? मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे ठंड भी लग रही है, तुम्हारा घर यहाँ नजदीक है क्या? मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। मिन भी ज्यादा नहीं सोचता और उसे अपने घर लेकर चला जाता है, पर अपने घर के पास जाकर वो ली से पूछता है कि तुम श्योर हो ना कि तुम्हें टैक्सी लेने के बजाय मेरे घर आना है? तो वो कहती है तुम दरवाजा खोलोगे या नहीं? ये सुनकर मिन चुपचाप उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर चला जाता है। इसके बाद सीन यूगेन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे शिफ्ट होती है। आईसीयू यूनिट में काम करने वाली नर्सेस हेड नर्स मिस हियो के पास जाती है और उन्हें अपने साथ डिनर पे चलने को कहती है, मगर हियो का कहना था कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ डिनर करके आओ तभी मैं जाऊंगी। पर वो नहीं मान रही थी, तो मिस हियो कहती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो मॉनिटर पे कौन नजर रखेगा? जिस पर बाकी की नर्सेस कहती है कि वाइटल तो स्टेबल है, ईआर भी क्विट है। तभी हम देखते हैं कि आईसीयू इंचार्ज जी ये सारी बातें सुन रही थी। वो बीच में आकर कहती है कि आप लोग जा सकते हो, मैं तो यही हूँ, मैं मॉनिटर देख लूंगी। मिस हियो कहती है ठीक है,
पर जैसे ही कुछ भी ऊपर नीचे हो तो झट से मुझे बुला लेना। उनके जाने के बाद जी की नजर एक ग्रे शर्ट वाले आदमी पे पड़ती है जो इधर उधर कुछ तो ढूंढ रहा था। जी उससे कहती है कि सर यहाँ पर सिर्फ ऑथोराइज लोगों का ही आना अलाउ है, रात में तो किसी को आईसीयू में आना भी मना है। जिस पर वो आदमी पूछता है कि मॉर्ग यानी मुर्दा घर कहाँ है। तभी मॉनिटर के वाइटल अप एंड डाउन होने लगते हैं और जी को अपने सीनियर हीरो को बुलाने के लिए भागना पड़ता है। वो आकर बेड 1 के मरीज के पास जाती है और उसे ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह देती है और मिस पार्क नाम की नर्स से कहती है कि तुमने ऑक्सीजन पाउच ढीला लगाया था, ऐसी लापरवाही मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी एक लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, इसलिए आइंदा से सभी बिल्कुल अलर्ट रहना। इसके बाद जी नोटिस करती है कि वो ग्रे शर्ट वाला आदमी वहाँ से जा चुका है। इसके बाद सीन ब्योंग नाम के एक आदमी पे शिफ्ट होती है जो अपने अपार्टमेंट में कंबल वगैरह ओढ़ने के बावजूद भी ठंड से कांप रहा था। रात थी इसलिए वो सोने की भी काफी कोशिश कर रहा था, मगर उसके इस कोशिश में एक डॉग जोर से भौंककर पानी फेर दे रहा था जिससे ब्योंग को और गुस्सा आ रहा था। इधर वही ग्रे शर्ट वाला आदमी उसी लाइट शॉप पे जाता है जिसे हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था। उसके एंटर करते ही शॉप के ऊपर पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हो, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मगर वो आदमी यहाँ भी ठीक हॉस्पिटल की तरह इधर उधर देखने के बाद चुपचाप चला जाता है। इसके बाद लाइट शॉप पे ठंड से ठुठरता हुआ ब्योंग आता है। हालांकि उसने मोटा सा जैकेट पहना हुआ था मगर फिर भी उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो ब्लैंकेट शॉप ढूंढते हुए लाइट शॉप पे आ गया था क्योंकि यहाँ उसे ढेर सारी येलो लाइट दिख रही थी तो उसे वार्म फील हो रहा था। वो एक लाइट को टच करने की कोशिश करता है तो शॉपकीपर के सनग्लास पे बर्फ जमने लगती है और वो उस बल्ब को मैजिकली प्रोटेक्ट कर लेता है। साथ ही वो ब्योंग को उस बल्ब को टच करने से मना करता है। ब्योंग रुक जाता है और फिर शॉपकीपर से पूछता है कि तुमने इधर किसी कुत्ते को देखा है क्या? थोड़ी ही देर पहले वहाँ से एक कुत्ता भौंकते हुए क्रॉस हुआ था, मगर शॉपकीपर झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने किसी डॉग को नहीं देखा। तब ब्योंग उस डॉग की तलाश में वहाँ से निकल जाता है क्योंकि ब्योंग को उस डॉग की आवाज नॉन स्टॉप सुनाई दे रही थी। उसके जाने के बाद एक रेड हिल पहने हुए ह्यू नाम की लेडी आती है। वो आते ही सीधा एक खास बल्ब को छूने के लिए जाती है और तभी शॉपकीपर अपने चश्मे को टच करता है ताकि वो उस बल्ब को अपने मैजिक से प्रोटेक्ट कर सके और साथ ही वो हाई से कहता है कि प्लीज यहाँ मौजूद किसी भी चीज को टच मत करना। तब हाई बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब हमें इर्कवैंग गर्ल्स हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ये एक नाइट स्कूल थी, शायद यहाँ रात में पढ़ाई हुआ करती थी। यहाँ जो अपने क्लासरूम से ग्राउंड पे एक लड़की को खड़ी देखती है जो उसे बस घूरे जा रही थी। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और सभी बच्चों की अटेंडेंस लेती है, मगर हम ह्योनजी का नाम लेते हुए नहीं देखते। आगे तेज बारिश होने लगती है और साथ ही बिजली भी कड़क रही थी। तो जो की फ्रेंड भूतिया कहानी सुनाती है कि पता है इस स्कूल में बहुत सारे घोस्ट रहते हैं और कुछ लोगों को तो वो दिखाई भी दिए हैं जो उनकी बातें ध्यान से सुनती है मगर कुछ कहती नहीं। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वो अपने ग्रुप के साथ घर जाने लगती है। जू के ग्रुप में गिप्पी, चुकबॉक और बोबे थे। जू के घर जाने के रास्ते में एक गली पड़ती थी जिसके बारे में लोगों ने अजीब अजीब स्टोरी सुन रखे थे। लोगों का मानना था कि वो गली हॉन्टेड है, इसलिए वहां आते ही ये तीनों तो दौड़कर भाग जाती है, मगर जू को किसी काम से उसी गली में जाना था, इसलिए जू फोन की फ्लैश लाइट जलाकर अकेले ही डरते हुए उस गली में जाती है। वो बार बार पलटकर पीछे देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो दौड़ना शुरू करती है और सीधा लाइट शॉप पे जाके रुकती है। ये देखकर शॉपकीपर कहता भी है कि अंधेरे में दौड़ रही हो, कहीं तुम्हें चोट लग जाती तो। फिर शॉपकीपर पूछता है अब तुम्हारी मॉम को एक और बल्ब चाहिए? जू कहती है हाँ। शॉपकीपर कहता है कि पहले इस चॉकलेट बॉक्स में से चूज करो कौन सा चॉकलेट चाहिए। तो जो येलो वाली चॉकलेट चूज करती है। उसे वो बटर फ्लेवर की चॉकलेट बहुत पसंद थी। वो जब भी यहाँ आती थी तो शॉपकीपर से वो वही चॉकलेट लेना पसंद करती थी। साथ ही वो बताती है कि मेरी मॉम को भी बचपन में यही चॉकलेट पसंद था। यहाँ शॉपकीपर चॉकलेट की रैपर हटाकर उसे चॉकलेट देता है तो जू उसे टोकती है कि क्या मैं आपको बच्ची लगती हूँ जो आप हमेशा रैपर निकाल कर मुझे चॉकलेट देते
हो? तो शॉपकीपर स्माइल करते हुए जवाब देता है, तुम मेरी नजरों में बच्ची ही हो। जिस पर रू कहती है, अभी तक मेरी मॉम भी मुझे बच्चा ही समझती है। और फिर कहती है कि अच्छा वो सब छोड़िए और आप ये बताइए कि आप हमेशा शॉप के अंदर और बाहर रात में भी सनग्लासेस क्यों पहनते हैं? तो शॉपकीपर जवाब देता है कि यहाँ रोशनी बहुत तेज है तो मेरी आंखों को प्रॉब्लम होती है। इस पे ड्रू कहती है कि बात तो सही है आपकी, यह बहुत तेज रोशनी है इसलिए आपको लाइट्स थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। इस पे शॉपकीपर जवाब देता है, नहीं ये लाइट शॉप है, इसे जगमगाता हुआ ही रहना चाहिए तभी तो कस्टमर आएंगे। फिर जो शॉपकीपर को बताती है कि पता है मेरी फ्रेंड्स कहती है कि ये गली हॉन्टेड है, मगर मुझे उनके बातों पे भरोसा नहीं था, मगर आज मैंने कुछ देखा, हालांकि मैं क्लियरली तो नहीं देख पाई पर मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई था। ये सुनकर शॉपकीपर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर कहता है कि तुम उन खास लोगों में से एक हो जो वो चीज देख सकते हैं जो बाकी लोग नहीं देख सकते। कुछ लोगों में स्पेशल गिफ्ट्स होते हैं और मुझे लगता है कि तुम भी गिफ्टेड हो। तुमने जिसे देखा वो घोस्ट नहीं है मगर स्ट्रेंजर है, मैं भी उन्हें देख सकता हूँ। मेरे शॉप पे कई तरह के लोग आते हैं जिन्हें मैं बहुत ही बारीकी से देखता हूँ। ये सब बताते हुए शॉपकीपर को फ्लैशबैक आ रहा था। ब्यूंग के कपड़े पे स्नो लगे हुए थे, वहीं ग्रे शर्ट वाले आदमी के सर से पानी टपक रहा था, यानी वो नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि स्ट्रेंजर थे। ये सब सुनकर जू डर जाती है और शॉपकीपर से पूछती है कि अगर कभी मेरा उनसे आमना सामना हो गया तो मैं क्या करूंगी। शॉपकीपर बताते हैं कि अगर वो तुम्हारे पास आते भी हैं तो ऐसे प्रेटेंड करना जैसे तुमने उन्हें देखा ही नहीं। तभी हम शॉपकीपर का रिफ्लेक्शन देखते हैं। वैसे तो शॉपकीपर देखने में जवान लग रहा था मगर उसकी रिफ्लेक्शन एक ओल्ड आदमी की तरह दिखाई दे रही थी, यानी कुछ तो गड़बड़ था। ये शॉपकीपर भी कोई मामूली आदमी नहीं था। रात भी काफी हो चुकी थी इसलिए शॉपकीपर जू को एक टॉर्च देता है कि घर जाते वक्त इसे यूज करना और घबराना मत, तुम एक बहादुर लड़की हो। जू के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि उसने जो अब तक 2 चॉकलेट खाए और खाने के बाद उनके रैपर से 2 क्यूट लिटिल बो बनाकर चली गई, जिसे शॉपकीपर अपने एक बॉक्स में रख देता है जिसमें पहले से बहुत सारे उस टाइप के बो रखे हुए थे। यानी जो यहाँ हमेशा आया करती थी मगर उसके घर में इतनी लाइट की जरूरत क्यों पड़ती थी ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन वापस से मेन पे शिफ्ट होती है। ली भीग चुकी थी इसलिए वो उसे टॉवल ला कर देता है, मगर जब वो अपना फेस टॉवल से पोंछती है तो मेन नोटिस करता है कि ली के नेल्स उसके हाथ के उल्टे साइड पे थे। ये देखकर तो मीन की डर के मारे हालत खराब हो जाती है और हमें समझ आता है कि इसी वजह से ली हाथ से टक टक की आवाज निकाल रही थी। अब वो अपना ट्रॉली खोलती है जिसमें तरह तरह के औजार रखे हुए थे। उन्हें देखकर तो मिन और भी ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन में जू अपने घर आती है तो उसके रूम से पहले मिन का रूम पड़ता था। वहाँ से वो ली को ट्रॉली बड़ी मुश्किल से निकाल कर जाते हुए देखती है। जू तो अपने घर के अंदर चली जाती है मगर ली के ट्रॉली से खून की बूंदें गिर रही थी। अब हम सुन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक अपार्टमेंट देखने के लिए आई थी। वो काफी सोचने समझने के बाद ये अपार्टमेंट ले लेती है क्योंकि ये जगह बहुत ही शांत थी। दरअसल सुन को शोर शराबा और लोग पसंद नहीं थे। वो ये अपार्टमेंट भाड़े पे लेने के बाद इसे बड़े ही प्यार से सजाती संवारती है, मगर इस घर में एक ऐसा दरवाजा था जिसे लैंडलॉर्ड ने ये कहकर खोलने से मना किया था कि ये अभी पूरी तरह से बना नहीं है। इसके बाद सीन वोंग नाम के एक स्टूडेंट पे शिफ्ट होती है जो कि उसे हॉन्टेड गली से क्रॉस कर रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वो अपने डर को छुपाने के लिए गाना गा रहा था और जल्दी जल्दी वहाँ से जा रहा था। लेकिन वोंग के गानों की आवाज से सुन डिस्टर्ब हो रही थी। दरअसल वो एक रैटर थी इसीलिए उसे शांत जगह चाहिए था, जिसके लिए उसने सुनसान से इलाके में अपार्टमेंट लिया था, मगर यहाँ भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। दूसरी ओर वोंग भागते हुए लाइट शॉप तक पहुँच जाता है मगर वो अंदर नहीं जाता। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सुन काम करते करते सो जाती है और तभी उसके अपार्टमेंट की लाइट कट जाती है और दरवाजे से उसे कोई देख भी रहा था पर वो कौन था ये पता नहीं चलता। इसके बाद सीन हॉस्पिटल पे शिफ्ट होती है जहाँ डॉक्टर आईसीयू में मरीजों को चेक करने के लिए आए हुए थे। तभी एक पेशेंट बेहोशी में कुछ बड़बड़ाने लगता है कि
तुम कौन हो, चले जाओ यहाँ से। हियो डॉक्टर और बाकी की नर्सेस को बताती है कि ये एक शराबी है। तब डॉक्टर कहते हैं कि इस वार्ड में काम करना कोई आसान बात नहीं है, यहाँ स्टाफ कम है और पेशेंट ज्यादा, वही कोई भी इस वार्ड में काम नहीं करना चाहता, मगर मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ और नर्सेस को ला सकूं। तब हियो डॉक्टर से कहती है कि बाहर गार्जियन वेट कर रहे हैं, उनसे क्या कहना है। तो डॉक्टर कहता है मैं खुद उनसे बात कर लेता हूँ। फिर डॉक्टर जाकर वेटिंग रूम में गार्जियन से कहते हैं कि हमारे हाथ में जो था वो हम कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी और पेशेंट के विल पावर पे डिपेंड करता है। ये सुनकर एक लेडी जोर जोर से रोते हुए कहती है कि डॉक्टर ही तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, अगर आप उन्हें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। ये देखकर सभी मेडिकल स्टाफ को बहुत बुरा लगता है, खासकर जी नाम की नर्स को। वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी उसे बाहर से एक लेडी की आवाज आती है। वो पूछ रही थी जब पेशेंट होश में नहीं है तो उसके अंदर विल पावर कहाँ से आएगा। जी को लगता है कि ये किसी पेशेंट की गार्जियन है, इसलिए वो बताने लगती है कि देखिए नर्स होने के बावजूद मुझे नहीं पता कि एक बेहोश पेशेंट के अंदर विल पावर कहाँ से आएगी, मगर काफी सालों पहले मैं भी इस चीज से गुजर चुकी हूँ। एक एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में चली गई थी और डॉक्टर ने भी मेरी मॉम को यही जवाब दे दिया था कि ठीक होना या न होना ये आपकी बेटी के विल पावर पे डिपेंड करता है। पता नहीं कैसे पर मैं ठीक हुई और जब मैंने अपनी मॉम से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो डेली पूजा पाठ करती थी ताकि मुझे जिंदा रहने के लिए विल पावर मिलती रहे। ये सुनकर वॉशरूम के बाहर खड़ी लेडी काफी हाइपर हो जाती है और वो वॉशरूम के ऊपर चढ़कर जी से कहने लगती है मुझे वो सब नहीं पता, पर तुम्हें किसी भी तरह मेरी बेटी को बचाना ही होगा, जिससे जी काफी घबरा जाती है। मगर कुछ देर के बाद क्लीनिंग स्टाफ वॉशरूम का डोर नॉक करके जी को बाहर निकालती है, जिससे जी को कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे साथ अभी जो कुछ हुआ वो सच था या वहम। फिर सीन अगली रात शिफ्ट होती है जब सुन हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी कि तभी उसे उस कमरे से कुछ आवाज आने लगती है, जिसे खोलने से लैंडलॉर्ड ने सख्त मना किया था। वहीं आज भी वोंग डर के मारे गाना गाते हुए वो हॉन्टेड गली क्रॉस कर रहा था और उसे कोई टॉर्च जलाकर भागते हुए दिख जाता है, जिसकी वजह से वो और तेज गाना गाने लगता है, जिससे सुन को स्टोरी लिखने में डिस्टरबेंस हो रही थी। इससे वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है कि रोज रात को भला कौन कमीना गाना गाने लगता है, वो भी इस सुनसान इलाके में। और तभी लाइट भी कट हो जाती है, मगर आज सुन ये नोटिस करती है कि उस रूम में अभी भी लाइट जल रही है, जिसे लैंडलॉर्ड ने खोलने से मना किया था। ये देखकर सुन को बड़ा अजीब लगता है और वो उस रूम का दरवाजा खोल ही देती है। उस रूम में एक बल्ब बहुत ही तेज रोशनी कर रही थी, जो सुन के आंखों में चुभने लगती है और वो उसे भी ऑफ कर देती है। मगर हमें ये समझ नहीं आता कि जब पूरे घर की लाइट कटी हुई थी तो उस रूम में इतनी तेज रोशनी की बल्ब कैसे जल रही थी। इसके बाद सुन खिड़की से बाहर दिखती है तो उसे वोंग दिख जाता है। वो उसे टोकती है और पूछती है कि क्या तुम ही हर रोज गाना गाते हुए इधर से क्रॉस करते हो। मगर सुन को देखकर वो ऐसे डर रहा था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो, जिस वजह से वो बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन गर्ल्स हाई स्कूल में शिफ्ट होती है। सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद घर चले जाते हैं, मगर गिप्पी सो गई थी और उसकी दोनों फ्रेंड उसे जानबूझकर सोता हुआ छोड़कर अपने अपने घर चली जाती है। लेकिन जू वैसे नहीं थी, वो गिप्पी को जगाती है कि क्लास खत्म हो गया है, चलो घर चलो। मगर गिप्पी कहती है 10 मिनट और सोने दो ना यार। इसलिए जू मजबूरी में उसे सोता हुआ छोड़कर चली जाती है। मगर आज भी उसकी मॉम ने उसे लाइट शॉप से बल्ब लाने को कहा था, इसलिए वो उस हॉन्टेड गली के पास जाकर सहम जाती है। उसे दूर गली में कुछ दिखाई देता है, इसलिए जू शॉपकीपर की दी हुई टॉर्च जलाकर आगे बढ़ती है। उसे रास्ते में वो रेड हिल्स वाली हाई दिखती है। वो बारिश में भीग रही थी, इसलिए जू उसके साथ अपना छाता शेयर करना चाहती है, मगर बदले में हाई उससे कई सारे सवाल करती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, और बेचारी जू उसके हर सवाल का सही से जवाब देती है। इसके बाद दोनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं कि तभी अचानक हाई की हाइट काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। वो एक जियांट लेडी में बदल जाती है। ये देखकर तो जू की डर के मारे हालत खराब हो जाती है और उसे शॉपकीपर की बात याद आती है
कि अगर तुम्हारा स्ट्रेंजर से सामना हो जाए तो तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं हो और तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो हाई से कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे जल्दी घर आने को कहा था, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहकर जो वहाँ से जल्दी से आगे बढ़ जाती है। फिर वो पीछे पलट कर देखती है तो हाई उसकी तरफ ही डगमगाते हुए आ रही थी, इसलिए वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है और उसकी आवाज शॉपकीपर भी सुन लेता है। वो अपने स्टोर के बाहर आता है और यहाँ का माजरा देखकर जू से कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं संभाल लूंगा। जू तो वहाँ से भागकर शॉपकीपर के घर में चली जाती है और शॉपकीपर अपना चश्मा उतारकर हाई की ओर देखता है, जिससे हाई को पता नहीं क्या होता है कि वो पलटकर वापस जाने लगती है और धीरे धीरे उसकी हाइट भी नॉर्मल हो जाती है। वहीं स्कूल में बिजली कड़कने से गिप्पी की नींद खुलती है और उसे क्लासरूम में वही घोस्ट दिखती है जो उस रात जो को ग्राउंड में दिखी थी। इधर आगे बढ़ने पे वोंग को ली दिख जाती है जो बारिश वाली रात में अपने ट्रॉली के साथ थी। तो वोंग उससे अपना छाता ऑफर करता है और उसे बताता है कि ये गली हॉन्टेड है, रात में इधर अकेले नहीं आना चाहिए। तब ली पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वोंग बताता है कि मैं तो लैट शॉप जा रहा हूँ, वो गली के उस पार है, क्या तुम भी उधर ही जा रही हो? अगर तुम भी वहीं जा रही हो तो चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। वोंग जब सुन के अपार्टमेंट के नजदीक आता है तो ली को बताता है कि मैं जब भी यहाँ से क्रॉस करता था तो इस खिड़की के पीछे एक तेज रोशनी को देखता था। एक रात मैं उस रोशनी को देखने के लिए रुक गया क्योंकि आसपास काफी अंधेरा था, मगर पता है फिर क्या हुआ? विंडो अचानक खुली और एक लड़की ने मुझसे पूछा कि क्या तुम हर रोज गाना गाया करते हो? पर वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक घोस्ट थी जिसे देखकर मैं तो 9-11 हो गया। तब ली कहती है हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, मुझे उनसे बात करनी होगी। तब वोंग ली का हाथ पकड़कर उसे वहां जाने से रोकता है। तभी उसका ध्यान ली के उल्टी नेल्स पे पड़ता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी ली कहती है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं और फिर वो वोंग के पैर की ओर देखती है। वोंग देखता है कि मेरे पैर तो उल्टे हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है और लंगड़ाते हुए ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर वोंग जितना भी भागता है पता नहीं कैसे घूम फिर कर वो उसी विंडो के पास आ जाता है। दूसरी ओर सुन हमेशा की तरह रात में नहा रही थी। नहाने के बाद उसकी नजर अपने वॉशरूम के वाटर होल पे जाती है जहाँ उसके ढेर सारे बाल गिरे हुए थे। ये देखकर वो डर जाती है और ऊपर से लाइट फिर से कट जाती है। पहले सुन को लगता है कि ये घर काफी पुराना है इसलिए यहाँ हमेशा लाइट आती जाती रहती है, मगर अब उसे इस घर में किसी और के होने का भी एहसास हो रहा था और वो डर की वजह से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उसका दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए सुन चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रही थी और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। सुन रोते हुए घर के अंदर से मदद मांग रही थी और वोंग रोते हुए घर के बाहर से मदद मांग रहा था, मगर कोई इन दोनों की मदद करने को नहीं आता। वहीं हम देखते हैं कि ली लैट शॉप पे पहुंच गई है। उसे देखकर शॉपकीपर पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई है? दोस्तों ली की लैट शॉप पे आते ही पूरी कहानी 1 महीने पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ सू नाम की एक लड़की अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। एक रात उसके दरवाजे को कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है, जिससे सू को लगता है कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड किम होगा। वो गुस्से में उस पर चिल्लाती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस बुला दूंगी। फिर जब डोर नॉक होना बंद होता है तो सू दरवाजा खोलकर देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड गया या नहीं, मगर तभी कोई एंटिटी तेजी से उसकी ओर आती है और सू को उसके घर के खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिससे सू की मौत हो जाती है। और खिड़की पे हम उस एंटिटी के सिर पर चमकती हुई आंखें को देखते हैं। इसके बाद सीन किम पे शिफ्ट होती है। वो डर कर ये शहर छोड़कर भागना चाह रहा था, इसलिए वो एक बस में बैठ जाता है। इससे पहले कि बस स्टार्ट होती वहाँ डिटेक्टिव आकर किम को पकड़ लेते हैं। वही किम को बस में सू की घोस्ट दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है और भागने की बजाय खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। नेक्स्ट सीन में एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। इधर डिटेक्टिव अपने ऑफिस के लैंप को जलाते हैं जो कि सही से काम नहीं कर रही थी। डिटेक्टिव एक चेन स्मोकर थे, मगर कुछ दिनों से उसकी लाइटर भी
लाइट सही से काम नहीं कर रही थी, यानी लाइट का मसला डिटेक्टिव के साथ भी था। तभी उसका जूनियर उसे ओल्ड मैन के मौत के केस की फाइल ला कर देता है। इसलिए डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ ओल्ड मैन के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ओल्ड मैन की वाइफ की डेथ तो कई साल पहले ही हो चुकी थी, वहीं उसके बच्चे विदेश में रहते थे। डिटेक्टिव को बड़ी हैरानी होती है कि ओल्ड मैन ऐसे ही बैठे बैठे मर गया। उसकी टीम का मानना था कि उसकी मौत हार्ट अटैक के वजह से हुई होगी, पर डिटेक्टिव का कहना था कि हार्ट अटैक में तो सीने में दर्द उठती है ना, फिर इस ओल्ड मैन के चेहरे पे मरने के बाद भी इतनी प्यारी सी मुस्कान क्यों है। थोड़ी तहकीकात करने के बाद डिटेक्टिव अपने घर जाता है। घर पे उसे अपनी वाइफ की याद सताती है, जो कि प्रेग्नेंट थी, मगर अब वो कहाँ है पता नहीं। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि ये सब कहानी 1 महीने पहले की ही दिखाई जा रही है। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव जब ऑफिस आता है तो यहाँ उसे अपने जूनियर से पता चलता है कि ओल्ड मैन की ऑटोप्सी नहीं की गई, क्योंकि उसकी मेडिकल हिस्ट्री अच्छी नहीं थी। तो उसके बच्चों को लगा कि ये एक नेचुरल मौत होगी, इसलिए बॉडी को चीर फाड़ कर उसकी ऑटोप्सी करने की कोई जरूरत नहीं है और बिना उनके परमिशन के ऑटोप्सी नहीं की जा सकती, इसलिए ये केस क्लोज हो गया है। पुलिस के लिए तो ये केस क्लोज हो गया था, मगर डिटेक्टिव के लिए नहीं। वो इस मामले की और अच्छे से तहकीकात करता है। उसे लग रहा था कि मरने से पहले कोई फूड डिलीवरी वाला वहाँ आया था, इसलिए वो उस इलाके के सारे चाइनीज नूडल्स रेस्टोरेंट को चेक करता है। आखिर में वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है, जहां एक स्कूटी खड़ी थी जिसके नंबर प्लेट पे 8525 लिखा हुआ था। और जब सू की मौत हुई थी तब भी हमने उसके घर के नीचे यही सेम स्कूटी पार्क देखी थी। डिटेक्टिव अंदर जाकर अपने लिए एक नूडल ऑर्डर करता है। जब तक शेफ नूडल्स बना रहा था तब तक वो उसे अच्छे से नोटिस करता है और फिर शेफ से पूछता है कि आप होम डिलीवरी भी करते हैं, मगर आप किसी होम डिलीवरी ऐप पे लिस्टेड नहीं है, तो कस्टमर ऑर्डर कैसे करते हैं। इस पे शेफ कहता है कि कस्टमर कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है, मगर डिटेक्टिव कहता है मैंने विक्टिम का फोन चेक किया था, उसमें लास्ट डायल में बस उसके बच्चों के नंबर थे, यानी कि उन्होंने तो कॉल करके आपको नहीं बुलाया था। ऊपर से वो राइट हैंडेड मैन था, मगर टीवी की रिमोट उसके लेफ्ट हैंड के पास से मिली थी। साथ ही वहाँ जैजियोंग सॉस के निशान भी थे, यानी मरने से पहले उसने जैजियोंग नूडल्स ही खाया था। तो ये सब तुमने किया है ना। ये सुनकर सिर्फ चौंक जाता है और पूछता है कि कौन हो तुम। डिटेक्टिव बताता है मैं डिटेक्टिव हूँ। इसके बाद सिर्फ कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो डिटेक्टिव कहता है ठीक है, फिर बाद में मिलकर सब समझाता हूँ। वो ऑफिस जाकर रिसेंट के केस को देखता है और सब में उसे सेम पैटर्न दिखते हैं कि सारे कत्ल को नेचुरल डेथ बताकर केस क्लोज कर दिया जा रहा था। तो 1 महीने पहले का जितना भी सीन दिखाया गया था उसमें रात और दिन दोनों का सीन दिखाया गया था। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ रात का सीन था। एक लड़की डर कर भाग रही थी और उसके पीछे सिर्फ स्कूटी से था। तभी बीच में डिटेक्टिव आ जाता है और वो सिर्फ की पिटाई कर देता है और फिर उस लड़की से पूछता है कि आप ठीक तो हो ना। पर जब वो लड़की पलट कर देखती है तो डिटेक्टिव हैरान रह जाता है, क्योंकि ये तो सू थी जिसकी मौत हो चुकी थी और अब उसके आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। वो भाग जाती है। वहीं सिर्फ और डिटेक्टिव की लड़ाई हो जाती है। तो डिटेक्टिव को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ अपनी आईज दिखाता है, जो कि किसी जानवर की तरह लग रही थी। तो इसी वजह से सू की जब मौत हुई थी तो उसके खिड़की पे हमने अंधेरे में चमकती हुई आंखें को देखा था, क्योंकि जानवरों की आंखें अंधेरे में लाइट करती है। और ये तो तय था कि सू को उसके बॉयफ्रेंड ने नहीं बल्कि सिर्फ ने मारा था। इसके बाद सीन लाइट शॉप पे शिफ्ट होती है, जहाँ ली आई हुई थी। अभी उसकी और शॉपकीपर की बात चल ही रही थी कि तभी वहाँ डिटेक्टिव भी सिर्फ को ढूंढते हुए आ जाता है, क्योंकि सिर्फ ने अपनी आंखों से कंट्रोल करके उसे फ्रीज कर दिया था और फिर खुद वहाँ से भाग गया था। डिटेक्टिव को देखकर ली लाइट शॉप से निकलने लगती है, मगर उसके पीछे डिटेक्टिव को खून की बूंदी दिखाई देती है, जिसे डिटेक्टिव पीरियड ब्लड समझ लेता है और अपनी रेनकोट ऑफर करता है ताकि ली जल्द से जल्द अपने घर चली जाए, क्योंकि बारिश अभी तक रुकी नहीं थी। दूसरी ओर जो को याद आता है कि मैंने तो बल्ब लिया ही नहीं, मॉम डांटेगी, इसीलिए वो वापस भागकर लाइट शॉप पे आती है, मगर दरवाजे से उसे शॉपकीपर वापस भेज देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम घर पे वेट
वेट कर रही है और इस दौरान डिटेक्टिव सॉप की लाइट देखने में बिजी था, तो वो जू का चेहरा नहीं देख पाता। तभी डिटेक्टिव की नजर एक ऐसे लाइट पे पड़ती है जो कि फ्लिकर कर रही थी और उसकी रोशनी भी बहुत कम थी। ये चीज डिटेक्टिव को बड़ी अजीब लगती है। अब हम डॉक्टर हुआंग को मॉर्ग में एक नर्स के साथ देखते हैं। आज मॉर्ग में एक लेडी की लाश आई थी जिसका पूरा चेहरा तो नहीं दिखाया जाता है, मगर नर्स जब उसके पास से जाती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे डर कर वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि ये लाश आवाज कर रही है, या तो वो मरी नहीं है या तो भूत बन गई है। जिस पे डॉक्टर उसे शांत करवाते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके बॉडी से गैस रिलीज हो रही है, ये उसी की आवाज थी और इस तरह से रिएक्ट करके तुमने उसे डिसरिस्पेक्ट की है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। नर्स के सॉरी बोलने के बाद डॉक्टर उस लाश के मुंह में रुई भर के उसका मुंह बंद कर देता है, फिर उसके पूरे बदन को पट्टी से लपेटकर उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार करता है। इसके बाद नर्स तो वहाँ से चली जाती है, मगर अकेले में वो लाश डॉक्टर से बात करने लगती है कि क्या मैं मर गई हूँ, अब आगे क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अभी मरना नहीं चाहती। तब डॉक्टर बिना डरे उसके हर सवाल का जवाब देते हैं, यानी कि ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि कोई लाश डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारी तरह और भी लोगों को अपनी मौत एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, मगर यकीन मानो कि आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम एक अच्छी जगह ही जाओगी, अब तुम रेस्ट करो, तुम्हें अब तुम्हारे फ्यूनरल वाले दिन निकाला जाएगा। इसके बाद डॉक्टर लाश को मॉर्ग के फ्रीजर में रख देते हैं ताकि लाश खराब ना हो। दूसरी ओर इसी हॉस्पिटल के लिफ्ट में जी 8th फ्लोर पे जा रही थी जहां उसकी ड्यूटी थी। लिफ्ट में एक भीगा हुआ आदमी भी था जिसके यूनिफॉर्म से समझ में आ रहा था कि वो एक बस ड्राइवर है। जब ड्राइवर को पता चलता है कि जी आईसीयू यूनिट में काम करती है तो वो उससे पूछता है कि एक्सीडेंट में घायल हुए लोग बच तो जाएंगे ना, जिस पे जी कहती है कि वो बहुत बुरी तरह से घायल हैं। कहना मुश्किल है मगर ये उनके जीने की चाह पे डिपेंड करता है। ये सुनकर ड्राइवर रोने लगता है और उसके रोने से उसके सर से बहुत ही ज्यादा पानी गिरने लगती है, जिससे धीरे धीरे लिफ्ट में पानी भरने लगता है और उस पानी में जी डूबने लगती है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, मगर कुछ ही देर में 8th फ्लोर पे लिफ्ट खुलती है और वहाँ से पानी के साथ साथ ड्राइवर भी गायब हो चुका था। इधर डिटेक्टिव लाइट शॉप में सिर्फ के बारे में पूछ रहा था, तभी डिटेक्टिव की आई थोड़ी देर के लिए मिसप्लेस्ड हो जाती है और फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। ये शॉपकीपर भी नोटिस करता है मगर कुछ कहता नहीं। साथ ही वो ये भी कह देता है, आप जिस तरह की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं वैसे किसी आदमी को मैंने नहीं देखा। ये सुनने के बाद डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी शॉपकीपर उसे आवाज देकर कहता है कि बाहर तेज बारिश हो रही है और आपके पास छाता भी नहीं है, मेरे ख्याल से आपको यहीं रुक जाना चाहिए, क्या पता आप जिसे ढूंढ रहे हो वो खुद यहाँ आ जाए। दूसरी ओर हॉस्पिटल में जी उस पेशेंट को दूसरे रूम में शिफ्ट करती है जो कि नशेड़ी था और उसे हेलुसिनेशन भी होते थे। अकेले में जी उससे बात करती है कि तुम उस दिन किसे देख पा रहे थे जो कह रहे थे कि चले जाओ यहाँ से, मगर वो पेशेंट कुछ नहीं कहता। तब जी कहती है, मुझे पता है तुम ग्रे शर्ट वाले आदमी को कह रहे थे ना। फिर वो अपने सर पे लगे स्टिच को दिखाते हुए बताती है कि तुम लोग जिस चीज से गुजर रहे हो उससे मैं भी गुजर चुकी हूँ। मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद मैं एक अजीब सी जगह फंस गई थी, ना तो मैं जिंदा थी और ना ही मरी थी। किसी तरह मैं ठीक तो हो गई, लेकिन इसके बाद मुझे हेलुसिनेशन होने लगे। अब मैं रियलिटी और हेलुसिनेशन में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो ग्रे शर्ट वाला आदमी, फिर ड्राइवर और वॉशरूम में जो लेडी दिखी थी वो सब जी का हेलुसिनेशन था, मगर वो लोग रियल में एग्जिस्ट करते हैं और वो लोग मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे। उस ग्रे शर्ट वाले आदमी को कुछ लोगों ने बहुत मारा पीटा था और फिर उसे जमीन में जिंदा दफना दिया था, क्योंकि उस आदमी ने उधार पैसे लेकर वापस नहीं लौटाए थे। इसलिए अभी भी जी उसके कान से धूल मिट्टी निकालती थी और फिर उसके कान में हेडफोन लगाकर एनर्जेटिक म्यूजिक सुनाती थी ताकि उसमें जिंदगी जीने की इच्छा दोबारा से जाग सके, क्योंकि उस आदमी की इल्यूजन ने जी से पूछा था कि मॉर्ग कहाँ है, यानी वो जीने की होप छोड़ चुका था। दूसरी ओर जो अपने घर जा रही थी मगर उसे रास्ते में ब्योंग मिल जाता है। वो उस कुत्ते को ढूंढ रहा था जिसके भौंकने की वजह से
बियोंग सो नहीं पाता था। वो जू को रोक कर पूछता है कि तुमने किसी कुत्ते को देखा है क्या? जू डर कर शॉपकीपर की दी हुई टॉर्च जलाकर बियोंग को नोटिस करने लगती है कि कहीं ये भी स्ट्रेंजर्स तो नहीं है। ध्यान से देखने पे उसे बियोंग के कपड़ों पे स्नो दिखाई देता है और यहाँ स्नो होना मुमकिन ही नहीं था, यानी कि बियोंग भी स्ट्रेंजर है। डर के मारे जू का बुरा हाल था, मगर वो अपना डर दिखा नहीं सकती थी। वो बियोंग से कहती है मेरी मॉम घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मुझे चलना चाहिए। जिस पर बियोंग कहता है ठीक है बेटा तुम चली जाओ, मैं अकेले ही उस कुत्ते को ढूंढूंगा। फिर जू भागते हुए अपने घर जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि सॉरी मॉम, मैं आज बल्ब ना ला सकी, क्या आप मुझसे गुस्सा है? मगर उसकी मॉम कुछ नहीं कहती, सिर्फ उसे हग कर लेती है। तो जू कहती है वाओ मॉम, आपसे तो आज बड़ी प्यारी फ्लावर्स की खुशबू आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है उस डॉक्टर को जो जू की मॉम की लाश को कॉफिन में रखकर उसे फ्लावर से सजा रहा था। और जू की मॉम कुछ बोल इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी आंख और मुंह में डॉक्टर ने रुई भर दी थी। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज थे। एक तरह से वो कोमा में थे और इन लोगों में शामिल थे ली, मिन, बियोंग, ह्यू, सुन, वुंग और जू। वही जू की मॉम भी अब तक उसके साथ थी, मगर अब उनकी पूरी तरह से मौत हो गई थी, यानी उनका तो किस्सा ही खत्म हो गया था। लेकिन बाकी लोग जो कोमा में हैं, उन्हें अब तक नहीं पता है कि वो कोमा में है। तो आगे वो लोग खुद को कैसे मैनेज करेंगे? क्या वो लोग भी जू की मॉम की तरह ही कोमा की सिचुएशन से सीधा मरकर आफ्टर लाइफ में चले जाएंगे, या फिर वो कोमा से बाहर आ पाएंगे? ये देखेंगे हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में ही हमें पता चलेगा कि इतने सारे लोग आखिर कोमा में पहुंचे कैसे, शॉपकीपर और उस सिर्फ का क्या राज है, उनकी आइज चमकती क्यों है, और डिटेक्टिव जिसकी नजर काफी परखी है उसे भी अभी तक नहीं पता कि वो कोमा में है। तो क्या वो पता लगा पाएगा, और पता लगने के बाद वो आखिर क्या करेगा? और कोमा के सिचुएशन में भी ली ने मिन को मारकर ट्रॉली में क्यों भरा? आखिर उन दोनों का क्या रिश्ता है? ये सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को जरूर देखना। सेकंड पार्ट आप लोगों से मिस न हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से दबा देना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। थैंक्स टू, गुड बाय।